नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एस्टेट पीजीटी 2025 का पेपर का सॉल्यूशन। तो पेपर का लेवल काफ़ी इजी था, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो, इफ द 7th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी 34 एंड 64 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स 18th टर्म इज। तो किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद दे रखा है, ए 7 कितना दे रखा है 34। इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6d इक्वल टू 34। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और इसी प्रकार ए 13 दे रखा है, वो दे रखा है ए प्लस 12d लिख सकते हैं। स्कोर कितना दे रखा है 64। ये क्वेश्चन नंबर होगी 2। इन दोनों को सोल्व करने पर ए और डी का मान आएगा, और ए और डी का मान लिखने पर हमारा आंसर आएगा। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। कौन सा पद पूछा है, ए 18वां पद पूछा है, ए प्लस 17d करके उससे वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर आपको पैटर्न समझ आ गया, पैटर्न क्या कर रहा है, 7th टर्म 34 है, इसका मतलब क्या है 7 इंटू 5 माइनस 1। ऐसा इसमें अगर हम देखें तो इसकी 13th टर्म 64 है, तो 13 इंटू 5 माइनस 1 ये 64 होता है, ये 34 होता है। और यही पैटर्न इसमें भी लागू होगा। तो 18th टर्म है तो 18 इंटू 5 माइनस 1 यानी 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा 89। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 89 हो जाएगा। आप इसको मेथड से भी कर सकते हो तो भी आंसर 89 आएगा। If A equals to Aij is scalar matrix of order n cross n such that Aij equals to k for all I, then trace of A equals to। तो हमें कोई स्केलर मैट्रिक्स दे रखी है, n बाई n की स्केलर मैट्रिक्स है, और डायगोनल की जो एंट्री है, इसके जो विकर्ण के अवयव हैं वो k दे रखे हैं। तो अगर स्केलर मैट्रिक्स अगर मैं एक बार n की वैल्यू 3 लेके चलूँ तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, k 0 0 0 k 0 0 0 k। और इसका जो ट्रेस होगा वो ट्रेस कितना होगा, ट्रेस ऑफ इस मैट्रिक्स का होगा k प्लस के प्लस के 3 टाइम्स। लेकिन ये n बाई एन की, अगर इस n बाई एन के लिए बात करेंगे तो इसका जो ट्रेस होगा k प्लस के प्लस वो कितनी टाइम्स n बार जोड़ना पड़ेगा, n टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो k n बार जोड़ेंगे तो n की अपना आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूल बिंदु, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड किसको दे रखा है, 0 0 को दे रखा है। 0 0 0 अगर सेंट्रोइड है और 3 पॉइंट दे रखे हैं, अगर आपको 3 वर्टेसेस दे रखे हैं, तो x1 y1 z1, दूसरा वर्टेसेस दे रखा है x2 y2 z2, और तीसरा जो वर्टेक्स है वो दे रखा है x3 y3 और z3। तो इस x2 y2 z2 x3 y3 z3 अगर 3 वर्टिसेस दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के, तो उसका जो सेंट्रोइड है वो कैसे लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। लेकिन इसकी वैल्यू दे क्या रखी है, ओरिजिन के बराबर दे रखी है, मूल बिंदु दे रखा है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन से हमें क्या पता चलेगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कुछ टू 0 है। और अगर कोई 0 के बराबर है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 0 आ जाएगा। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो अगर सेंट्रोइड 0 है तो इसका मतलब उनके एक्स कोऑर्डिनेट, सभी के एक्स कोऑर्डिनेट है, उनका सम कितना आएगा, जो 0 आएगा। तो सभी एक्स निर्देशांकों का योग 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, 2a प्लस -4 प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करते हैं तो 2a प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये 2a इक्वल टू -4 और 2a इक्वल टू -4 तो इक्वल टू -2। ए इक्वल टू -2 अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ए इक्वल टू -2, बाकी कहीं है नहीं, तो बाकी वैल्यू सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर है वो सेंटर क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका जो सेंटर है, तो सेंटर निकालने का तरीका क्या है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स का गुणांक उसको 2 से डिवाइड कर दो, साइन चेंज कर दो। तो एक्स का कोफिशिएंट 6 है, उसको 2 से डिवाइड किया, साइन चेंज कर दिया। वाई का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया, साइन चेंज कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना देगा, -3, 2। तो हमारा जो सेंटर है सर्कल का वो कितना हो गया, -3, 2। तो -3, 2 यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू पावर 10 प्लस x रेज टू पावर 9 प्लस, इस टाइप से हमारे पास एक कोई फंक्शन है, देन f डैश 1 कितना होगा। तो f डैश 1 का मतलब पहले f डैश x निकालो, और f डैश x निकालने के बाद x की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो f डैश x कितना होगा, 100x रेज टू पावर 99 प्लस 99x रेज टू पावर 98। और इस टाइप से हम सोल्व कर देते हैं तो 1 लास्ट में 0 आ जाएगा।
अब हमें एफ डैश 1 पूछा है तो एक्स वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे तो 100 प्लस 99 प्लस ऐसे कम होता होता 1 तक आ जाएगा, 0 ऐड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक का सम हमसे पूछा है, और इसको हम एपी के फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि 1 + 2 + 3 और n तक ऐड करें तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, इस फॉर्मूले की सहायता भी सोल्व कर सकते हैं और एपी का फॉर्मूला भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं n इंटू 100 इंटू 100 + 1/2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 इंटू 101, और 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 जा 50, तो 0 यहाँ पे लिख दिया। फिर 50 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 5 यहाँ पे क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। ऐसे इस टाइप से मल्टीप्लाई करना अगर आपको आता है तो 5050 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5050 इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 6 plus y raised to power 3 in the expansion of x plus 2y raised to power 9। इसमें हमें पूछा है कि इसका कोफिशिएंट कितना होगा। तो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो पहले जनरल टर्म लिख देते हैं, व्यापक पद लिख देते हैं। तो जनरल टर्म क्या है, तो जनरल टर्म हमारे पास है वो है TR+1। TR+1 क्या होता है, NCR, n की वैल्यू पे 9 है तो 9CR x raised to power 9 minus r 2y raised to power r। और मुझे y की वैल्यू, यहाँ पे y का जो पावर है वो r है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए y की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, r की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी। जैसे r की वैल्यू 3 पुट करें तो T4 = 9C3 x raised to power 9 minus 3x raised to power 6 हो जाएगा, और 2y raised to power 3 हो जाएगा। इसे हम 9C3 की जब वैल्यू सोल्व करेंगे तो 9 × 8 × 7 अपॉन 1 × 2 × 3 बोल दो, चाहे 3 × 2 × 1 बोल दो, और यहाँ पे 2 raised to power 3 है, और साथ में मल्टीप्लाई में x raised to power 6 y raised to power 3। ये 2 raised to power 3 अलग कर दिया। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 2 से हमारे पास इसको कैंसिल करें तो 4 बचेगा, 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12, 12 7 जा 12 संतु 84, 84 × 8 इस टाइप से रहेगा। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 800 को 32 यूनिट डिजिट है वो 2 आएगी, यूनिट डिजिट इसमें 2 है, बाकी कहीं 2 है नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा 672। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 64 और 64 और 64 और 64 और 3 67 सही है, यही आंसर। मल्टीप्लाई करने पर भी यही आएगा 672, और वैसे भी यही आ रहा है। ये इसका मान ज्ञात करना है तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है इसमें, क्या आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या कहता है कि ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर फैक्टोरियल n से स्टार्ट हो, फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल इस टाइप से स्टार्ट हो, फिर यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल n+3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल और n+3 फैक्टोरियल और n+4 फैक्टोरियल, इस टाइप का अगर कोई डिटरमिनेंट होता है तो उसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या कहता है कि इसकी वैल्यू आएगी 2 × फैक्टोरियल n और n+1 फैक्टोरियल और फिर n+2 फैक्टोरियल, इस टाइप से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। n की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, n यहाँ पे 10 ले लेंगे तो 10 लेते ही हमारा आंसर 2 × फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल n × फैक्टोरियल 12, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है जो कि ज्योमेट्री सीरीज न होकर जो टू ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जीपी तो दे रखा है 1/2 + 1/2³ + 1/2 raised to power 5, इस टाइप से एक जीपी दे रखी है। और दूसरी जीपी उसको अलग करेंगे तो हमने ओड टर्म्स हैं, विषम पद तो अलग कर दिए, सम पद अलग कर दिए। तो यहाँ पे ओड टर्म्स अलग कर दिए, इवन टर्म्स अलग कर दिए, और इससे हमें 2 जीपी प्राप्त हो गई। और जीपी का समय में पता ही है, अगर कोई जीपी है तो उसकी इनफाइनाइट टर्म्स है, उसका सम होता है a/1 - r। ए फर्स्ट टर्म होता है, तो अगर इसका हम सम लिखेंगे तो ये होगा 1/2 अपॉन में 1 - r। इसका जो रेशियो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो -1/4। और यहाँ पे हम इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 माइनस कॉमन रेशियो लिखेंगे तो 1/1 - 9। इसको और सोल्व करें तो 1/2 अपॉन 1 - 1/4 कितना होगा 3/4, और यहाँ 1/9 अपॉन 8/9। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो 4/6 या आपको 2/3। इसको हम सोल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो गया तो 1/8, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 24। तो 8 दूनी 16 और 3 19, 16 + 3 19/24 अपना ये फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
ये जो डिफरेंशिएशन है काफ़ी फेमस रिजल्ट है। अगर आपके पास y इंटू रूट एफ ऑफ एफ एक्स है प्लस रूट के अंदर एफ ऑफ एफ एक्स, ऐसे चलते चलते आपके पास अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एफ डैश एक्स अपॉन 2y-1। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, और इसका डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में तो वो कोस एक्स हो जाएगा, अपॉन में 2y-1 फिक्स है, तो कोस एक्स अपॉन 2y-1, कोस एक्स अपॉन 2y-1, तो हमारे पास ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोस एक्स अपॉन 2y-1, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर कौन कौन से दे रखे हैं, 5i वेक्टर्स दे रखे हैं, 5i प्लस 3j प्लस 4k कैप। दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है, दूसरा वेक्टर दे रखा है 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस k कैप। इन्होंने कहा है कि इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा देन कोस थीटा इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6 30 प्लस 3 इंटू -8 -24, 4 इंटू -1 -4 अपॉन रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64, -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 -24 6 में से 4 और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2, यहाँ पे रूट के अंदर 50 और यहाँ रूट के अंदर 101, तो प्लस 1 ठीक है, 101 इसी के अंदर है और कहीं है नहीं, और 101 आगे सोल्व ही नहीं होगा, तो आंसर तो इसी से पता चल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सोल्व करके और लिख देते हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू √2 इंटू 101, हमें 5 नीचे चाहिए, ऊपर √2 चाहिए, तो इसको कैंसिल करेंगे तो √2 इसको इससे कैंसिल करें तो √2 पर बच जाएगा, तो √2 अपॉन ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3/x+7, ये कैसा फंक्शन है, और x बिलोंग्स टू r-0 का जो डोमेन, अगर इसी क्वेश्चन का कोई पूछता है कि फंक्शन का डोमेन क्या, तो आप क्या कहते हैं r-0, यानी 0 पे डिफाइंड नहीं है, इसका प्रांत है वो r-0 है, और उस प्रांत में पूछा है कि फंक्शन कैसा होगा। तो ये r-0 का मतलब क्या है, आप -∞ से 0 तक जा रहे हो, यूनियन 0 से ∞ तक जा रहे हो, दोनों ओपन इंटरवल है और इनका हमने यूनियन ले लिया। ठीक है, अब हमें कैसे निकालना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, आप ग्राफ से भी जा सकते हो और आप इसमें डेरिवेटिव टेस्ट से भी जा सकते हो। तो डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, f'(x) = -3/x², और 7 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव आएगा तो ये <0 हो जाएगा। तो f'(x) कभी 0 है नहीं, तो ये 0 पॉसिबल है नहीं, तो f'(x) है वो नेगेटिव, और f'(x) नेगेटिव है तो f(x) कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ना होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ह्रासमान फलन। और ह्रासमान फलन का मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन दो का यूनियन है तो दोनों इंटरवल में अलग अलग क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन ना पहले डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करने के बाद दूसरे पार्ट में अलग से स्टार्ट होके डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अलग से स्टार्ट होकर दोबारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर दो इंटरवल दे रखे हैं तो दोनों में अलग अलग, इसमें भी डिक्रीजिंग हो और इसमें भी डिक्रीजिंग हो, तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों में अलग अलग डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इस फंक्शन को क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, एक दिष्ट ह्रासमान कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, इफ a इक्वल्स टू i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, b वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर, देन a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, हमें बताना है। तो सबसे पहले a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर लिख देता हूँ, तो a वेक्टर को इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 और i 10i, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और ये 7j, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड किया तो माइनस का k। ठीक है, डॉट 2i वेक्टर माइनस
टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको बी वेक्टर इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का ए वेक्टर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो वेक्टर जे बचेगा, नहीं तो 0 जे लिख सकते हैं। और इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 के वेक्टर। और इनका डॉट प्रोडक्ट पूछा है तो इसमें आई कैप का कोफिशिएंट और उसमें आई कैप का कोफिशिएंट दोनों वेक्टर में प्लस 7 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 5। इसको सोल्व किया तो माइनस का 10 प्लस 0 माइनस 5, सोल्व करने पर माइनस का 15, तो माइनस का 15 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं पेपर काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो शब्द एप्पल के अक्षरों से कितने क्रमचय हैं, हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। तो एप्पल वर्ड में कितने हैं, 5 लेटर है तो फैक्टोरियल 5, रिपीटेशन भी है, रिपीटेशन पी डबल बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल 5 मतलब 120, 120 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 यानी 60। तो 60 जो वर्ड है वो वहाँ पे या परमुटेशंस हैं वो एप्पल वर्ड के जो एप्पल के जो लेटर्स हैं उनसे हम बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंटीग्रेशन पूछा -1 to 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, इस टाइप से हमें एक इंटीग्रेशन पूछा है। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है -1 to 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ पे dx आगे लिख दो, चाहे यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख दो। इसको हमने लिखा -1 to 1 और dx अपॉन, इसको होल स्क्वायर बनाना है तो मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो अलग कर लिया, बाकी का 4 अलग से और बच गया। इसको हमने लिखा -1 to 1 dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस टाइप से हमने लिख दिया। यहाँ देखो ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, लेकिन ये ओड फंक्शन है। और इवन फंक्शन और ओड फंक्शन जब भी ऐड होते हैं तो नहीं तो इवन फंक्शन मिलता है, नहीं ओड फंक्शन मिलता है। तो यहाँ इवन और ओड फंक्शन नहीं है, यहाँ पे ये वाला 0 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस टाइप से हम करना चाह रहे हैं और हमें सोल्व करना है इस इंटीग्रेशन को। तो इस इंटीग्रेशन में अगर जिन बच्चों को पता है कि थोड़ी दिक्कत है वो तो x+1 को t मान के सोल्व करेंगे, जिनको दिक्कत नहीं है वो इसी को क्या मान लेंगे, एक तरह से y मानते हुए दिमाग में इसको सीधा डायरेक्ट क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x+1/2 और जो a स्क्वायर है तो 1/a भी आता है तो 1/2 भी आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक। अब ये 1/2 है उसको तो मैंने थोड़ा बाहर लिख दिया, लिमिट से बाहर लिख दिया। पहले अपर लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स के अंदर 2/2 1 हो जाएगा और -1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है तो π/4 tan इनवर्स 0 होता है, π/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, π/8 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर वो कितना होगा, π/8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम्मिश्र संख्या का मापांक कितना होता है, सम्मिश्र संख्या का मापांक, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर द व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें पता है कि अगर z1 अपॉन z2 कोई नंबर है तो उसका मॉडुलस लेंगे तो z1 का मॉडुलस अलग हो जाएगा, z2 का मॉडुलस अलग हो जाएगा। तो यहाँ इसका जब मॉडुलस लेंगे तो आयटा -1 का मॉडुलस तो अलग है और यहाँ पे नीचे जो वैल्यू है cos π/3 प्लस आयटा sin π/3 इसका मॉडुलस अलग हो जाएगा, मॉडुलस लेने पर अलग अलग मॉडुलस हो जाएगा। और दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है, इसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है। तो नीचे जो वैल्यू इसका मॉडुलस तो हमेशा 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि इसको जब सोल्व करते हैं तो रूट के अंदर कितना आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक 1 होता है, 1 का रूट भी 1 होता है। तो यहाँ ऊपर वाले का जब मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेंगे ना तो मॉडुलस क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर लिख दो, चाहे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का। तो रियल पार्ट तो -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और अपॉन में कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा मॉडुलस 1 होता है। इसको हमने सोल्व किया तो रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1 और 1, ये इस प्रकार से सोल्व करने पर √2 इसका आंसर हो गया। तो √2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन की दर कितनी है। तो अगर किसी गोले की त्रिज्या, अगर मान लो मैं कहूँ गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। वॉल्यूम का किसके रिस्पेक्ट में,
एरिया के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, चेंज निकालना है। और कब, व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम का भी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दिया और एरिया का भी किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दिया। अब वॉल्यूम का जब भी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करते हैं तो एरिया मिलता है। तो जिनको पता है तो वो तो डायरेक्ट 4 पाई r² कर लेते हैं, जिनको नहीं पता वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे 4/3 πr³। ठीक है, अपॉन में डी ए अपॉन डी आर। तो डी ए अपॉन डी आर, इसका डी ए अपॉन डी आर यानी 4πr², इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, वहां जब डिफरेंस करेंगे तो 3r² आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 4πr²। और यहाँ जब डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8πr। और यहाँ इनको जब सोल्व करके लिखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, ये अपॉन में 2 बचेगा और r की पावर 1 ऊपर न्यूमरेटर में बचेगी, तो न्यूमरेटर में तो r बचेगा, डिनोमिनेटर में 2 बचेगा। और ये कब निकालना है, ये जो वॉल्यूम में एरिया के पिच रिस्पेक्ट में वो r=2 पे निकालना है, तो r=2 पुट कर देंगे। 2/2 कितना होता है, 1 होता है। 1 अपना क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 + 3/n/1 n²। इसकी जो लिमिट होती है वो ये वैल्यू जो 2 होती है, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो 1/2 डायरेक्ट, जिनको पता है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जिनको नहीं पता तो थोड़ा सा मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1 की पावर k + 2 की पावर k + 3 की पावर k प्लस इस टाइप से n की पावर k है अपॉन n⁻k + 1। इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1/k + 1 आएगी। और यहाँ इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या दे रखी है, k की वैल्यू कितनी दे रखी है, k की वैल्यू 1 दे रखी है। तो यहाँ k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आप इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं आता तो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1 से n तक का सम का फॉर्मूला में आता है, फिर लिमिट लगा के सोल्व करेंगे। उसे सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है समीका x + 2 < 5 का सॉल्यूशन कितना है। तो सॉल्यूशन जब अगर यहाँ पे इक्वलिटी दे रखी है तो ओपन इंटरवल तो आ ही नहीं सकता, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, या तो सेकंड ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा। तो और ये भी नहीं आ सकता, ये तब आएगा जब मॉडुलस x < 5 हो, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। कैसे सोल्व करना है, अगर मॉडुलस y < 2 अगर a है तो हम कैसे लिखते हैं, -a से लेकर और y की वैल्यू a तक लेते हैं, इस टाइप से लेते हैं। तो ऐसे ही हम अगर लिखें मॉडुलस ऑफ x + 2 < 5 है तो हम क्या लिखेंगे, -5 से लेकर x + 2 और < 5। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -7 < x 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3 तक जाएगा। तो -7 से लेकर 3 तक का आपका क्लोज इंटरवल रहेगा, तो -7 से लेकर 3 तक का क्लोज इंटरवल आपके पास मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 in what ratio the line joining -1,1 and 5,7 is divided by the line। तो अगर लाइन की इक्वेशन इस टाइप से दे रखी है तो पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, राइट हैंड साइड में 0 कर दिया। और इस इक्वेशन को मैं कहूँ l = 0 है, तो जब भी आपको जब रेशियो पूछते हैं तो रेशियो हमेशा होता है, जो लाइन है उस इक्वेशन में पहला पॉइंट रख दो और उसमें दूसरा पॉइंट रख दो और माइनस साइन लगा दो। तो जो रेशियो है वो रेशियो हम इस लाइन में क्या करना है, लाइन की इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट पॉइंट रखना है, सेकंड पॉइंट रखना है और माइनस लगाना है। हमारा जो रेशियो है, किस जो रिक्वायर्ड रेशियो वो क्या होगा, हमारी जो लाइन की इक्वेशन वो x + y माइनस लेना है, x + y - 4 पहला पॉइंट रखना है -1,1 अपॉन में इसी लाइन की इक्वेशन में दूसरा पॉइंट रखना है 5,7। तो आप -1 और 1 दोनों को ऐड करोगे तो 0, तो ऊपर आएगा -0 - 4 और यहाँ पे 5 और 7 को ऐड करो तो 12, 12 - 4, तो ऊपर आ गया 4, न्यूमरेटर में 4 आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 8 और 4/8 1/2। तो रेशियो आ गया 1/2 को क्या लिख सकते हैं रेशियो फॉर्म में, 1:2 लिख सकते हैं। तो 1:2 क्या है अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घवृत्त की नाभियां +-2,0 और इसकी उत्केंद्रता 1/2 है। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या, यदि यह दिया गया है कि इसका केंद्र मूल बिंदु पर और x निर्देशांक अक्षों के अनुदिश। ठीक है, तो द फोकी ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स की जो नाभियां हैं वो क्या क्या दे रखी हैं, एक तो दे रखी है, अगर ये दीर्घवृत्त है
थोड़ा ढंग से नहीं बना भाई, दोबारा बना देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दीर्घवृत्त है, ये जो नाभि है ये 2,0 है, ये जो नाभि है वो -2,0 है। इसकी दो फोकाई दे रखी हैं और इसकी एसेंट्रिसिटी ई बराबर कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है इलिप्स के लिए, 1 माइनस इमेजिनरी पार्ट b² लिख सकते हैं। और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इफ द इट इज गिवन दैट द सेंटर एट द ओरिजिन एंड एक्स लो। तो बस हमें क्या करना है, एक दो वैल्यू दे रखी है, एक तो एसेंट्रिसिटी दे रखी है, एक रिलेशन, तो इससे आ जाएगा। एक अपने को नाभि दे रखी है, नाभि कितना आती है फोकाई ए ई, एक बार पॉजिटिव साइन वाले लेते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं ए ई को हम, और क्या ले सकते हैं √a² - b² भी ले सकते हैं, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2। अगर आप माइनस साइन लेके चलोगे तो -2 लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल होकर वैसे ही प्लस आना है। तो दो रिजल्ट हो गए, एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट ये, इन दोनों रिजल्ट को सोल्व करके हमें a² और b² का मान निकालना है। तो पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 1/4 1 माइनस b²/a²। इसको और सोल्व किया तो b²/a² इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 1 में से 1/4 घटाओगे तो 3/4 बच जाएगा। इसका मतलब b² और a² का जो रेशियो है 3:4 है। तो अगर आप रेशियो से ही अगर निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे a² और b² का जो रेशियो है, b² और a² का, b² का और a² का रेशियो 3/4 है। 3:4 या a² रेशियो b² है वो कितना है 4:3 है। तो 4:3 है, तो ये 4:3 नहीं है, ये 4:3 नहीं है, इनका स्क्वायर जब करो तो 16 और 12 का रेशियो 4:3 है। तो यहाँ से आप रेशियो से भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा सोल्व करना चाहो तो एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से तो क्या इक्वेशन बन रही है आपकी, यहाँ से तो इक्वेशन बन रही है 4, मैं सबसे पहले b² की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो b² क्या बन रहा है 3/4 a²। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन रही है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन क्या करिए a² - b² 4 है, और यहाँ b² की वैल्यू पुट कर दो तो a² में से 3/4 a² घटाओगे तो 4 आएगा, और किसी में से उसका 3/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/4 बचता है। तो a²/4 = 4 और a² = 16, a² = 16, तो a² 16 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 16 है, a² 16 है, और a² की वैल्यू 16 रख दोगे तो b² की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो हमारे पास अगर दीर्घवृत्त का समीकरण x² बटे a² माइनस y² अपॉन प्लस y² अपॉन b² = 1 है, तो a² की वैल्यू तो 16 आ गई, यहाँ 16 पुट कर देंगे, यहाँ 12 आ गया, 12 पुट कर देंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू आंसर से भी चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करो, दोनों ही मेथड है वो इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो 3 पे वैल्यू और 5 पे वैल्यू इक्वल मिलेगी। तो ये दोनों 3 पे ब्रेक हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, और x की वैल्यू क्या पुट कर दो, x की वैल्यू 3 पुट कर दो। x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो कितना जाएगा 3a + b = 1, ये वैल्यू बनो। और ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल हैं, तो क्या कर दो, ये 5 पे ब्रेक हो रहे हैं तो ax + b = 7 इक्वल कर दो, लेकिन x जगह क्या पुट कर दो, x जगह 5 पुट कर दो। 5 पुट करेंगे तो कितना देगा 5a + b = 7। इस टाइप से हमने पुट कर दिया। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 2a = 6, 2a = 6, तो a कितना आ गया 3 आ गया, और a = 3 इसी में दे रखा है, और a की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो 3 पुट करने पर ये 9 आ जाएगा, b = 1 - 9 यानी -8, b की वैल्यू -8 आ जाएगी। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन हैं उसमें कोई एक आधा क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का है। मुझे सबसे ठीक क्वेश्चन जो बता रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन जो ठीक लगे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका जो इंटरवल होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड की बात करें, आवर्तकाल की बात करें, वो 1 होता है, 1 होता है। तो उसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 तक x बराबर 0 से लेकर x बराबर जब 1 तक का आप ग्राफ बनाओगे तो 0 पे 0 आएगा, और इसकी वैल्यू एक लाइन की तरह यहाँ तक जाएगी, और इस पॉइंट पे जैसे आओगे तो दोबारा 0 जाएगा, आगे और बढ़ोगे तो दोबारा इस टाइप से, यानी एक लाइन मिलेगी आपको 0 से, यहाँ 0 तो शामिल है लेकिन ये पॉइंट शामिल नहीं है। और अगर ये जो लाइन है वो y = x का पार्ट है,
तो अगर आपको ये पता चल रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बना रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक चले गए, ये पॉइंट शामिल नहीं है, यहाँ से चले और यहाँ तक चले, तो ये पार्ट, तो ये रीजन है ना, ये शेडेड रीजन अपना एरिया आएगा। और ये रीजन, ये अगर हम कहें तो इस स्क्वायर का आधा पार्ट, और ये आधा पार्ट इधर से यहाँ लगा दें तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर हो गया तो उसकी लेंथ भी 1 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1 1, ये अपना एरिया आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चंस में क्या दे रखे हैं, दो चीज ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स, जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट है तो आंसर कभी भी वेरिएबल में नहीं आ सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अब आ गया 0 और 1, जिसको पता है कि ये जो फंक्शन है ये ओड फंक्शन नहीं है तो वो 0 करेगा नहीं, 0 नहीं करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। मेथड से किस टाइप से सोल्व करेंगे इसको, मेथड से समझोगे। वैसे आप इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, 1/2 आधार होना चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेथड से अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेथड से कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो बस ये कहना चाह रहा हूँ, जिसको पता है कि इसका आवर्तकाल 1 है तो वो क्या कहेगा, -1 से 1 एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके dx लिखेगा, तो -1 से 0 के बीच में भी उतना ही आंसर आएगा जितना 0 से 1 के बीच में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 0 to 1 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो देखो अगर एक फंक्शन तो होता है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी से भी हम लिख सकते हैं 2, लेकिन जरूर नहीं है 2 ऐसे है। आप इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी से 2 नहीं है, यहाँ सम फलन के गुणधर्म से 2 नहीं है, यहाँ पे 2 किससे आया है, आवर्तकाल से, टाइम पीरियड से। इसका टाइम पीरियड -1 से 0 के बीच में जो इंटीग्रेशन आएगा वही 0 से 1 के बीच में आएगा, वही 1 से 2 के बीच में आएगा, वही 2 से 3 के बीच में आएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखें तो पहले सोल्व करना पड़ेगा, तो 0 to 1 एक्स तो ऐसे लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 × 0 to 1 एक्स डी एक्स, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता ही है कितना होता है, x²/2 होता है, और लिमिट होगी वो 0 से 1 होगी। और ये 2 तो बाहर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, इसके साथ लिमिट लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -0 का स्क्वायर 0, आंसर आएगा 1। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आइटा रेज टू पावर 5 प्लस आइटा रेज टू पावर 6 प्लस आइटा रेज टू पावर 7 प्लस आइटा रेज टू पावर 8 प्लस आइटा रेज टू पावर 9 अपॉन 1 प्लस आइटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आइटा रेज टू पावर, आइटा की पावर 6 से लेकर 9 तक अगर 4 क्रमागत घात हैं उनको आप जोड़ोगे तो उनका सबका जोड़ कितना होगा, 0 होगा। तो आपके पास बचेगा आइटा रेज टू पावर 5 प्लस 0। तो 4 लगातार पावर दे रखी है, 6 7 8 9, तो उनकी वैल्यू 0 होगी। तो आइटा रेज टू पावर 5 अपॉन 1 प्लस आइटा, आइटा रेज टू पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आइटा लिख सकते हैं, क्योंकि आइटा पावर 4 तो 1 होता है। और 1 प्लस आइटा को आप चाहो तो कैसे भी सोल्व कर सकते हो, आपको डायरेक्ट रिजल्ट है तो डायरेक्ट रिजल्ट से लिख सकते हो, वरना आपको इसका 1 माइनस आइटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं तो क्या होगा भाई, ऊपर तो होगा आइटा इंटू 1 माइनस आइटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस आइटा स्क्वायर, और इसको आइटा अंदर मल्टीप्लाई किया, आइटा माइनस आइटा स्क्वायर आ गया, अपॉन में 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, ऊपर भी आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, और 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। इसको सोल्व किया तो आइटा +1 अपॉन 2, और इसको सोल्व किया तो 1 प्लस आइटा अपॉन 2, ऐसे। ठीक है, और चाहो तो आप दूसरे तरीके से सोच कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट याद रहता है कि 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर वो 2 आइटा होता है, तो आप इस रिजल्ट से ले सकते हो कि 1 प्लस आइटा अपॉन 2 बराबर आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। अगर आप ऐसा ज़्यादा और अच्छा सोच सकते हो तो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो, वरना आपको ऐसे फॉर्मेशन करके सोल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, परवलय वाई स्क्वायर, द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x इज 4, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। हमें एक पैराबोला दे रखा है, पैराबोला क्या दे रखा है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, 4x में क्या दे रखा है आपको, a की वैल्यू 3 दे रखी है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में अगर इससे कंपैरिजन करोगे तो 4a की वैल्यू 12 है, 4a की वैल्यू 12 है तो a की वैल्यू 3 होगी। a की वैल्यू तुलना करने पर a का मान तो 3 आ गया, a का मान 3 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको
दे रखा है कि फोकल डिस्टेंस क्या दे रखी है इसकी 4 दे रखी है। अगर इस पॉइंट की इसके ऊपर कोई पॉइंट 80 स्क्वायर 280 हम लें तो इस पॉइंट की इस नाभि से 0 से जो डिस्टेंस दे रखी है वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। और ये डिस्टेंस है वो एक रिजल्ट है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये फोकल डिस्टेंस होती है a प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 4 और गिवन है। अगर यहाँ पे कुछ और होता वो लिख देते। ए की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है तो 3 प्लस 3t स्क्वायर इक्वल टू 4 इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि 3 को उधर ले गए तो 3t स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 1 हो गया। टी स्क्वायर की जो वैल्यू है टी ए प्लस 80 स्क्वायर ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है ए की वैल्यू 3 दे रखी है और वो डिस्टेंस है वो 4 दे रखी है ठीक है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू 1/3 दे रखा है और टी स्क्वायर की वैल्यू 1/3 दे रखी है। अब हमें पूछा है कि एफ सीसा कितना होगा पॉइंट का। तो एफ सीसा कितना है इसका जो भुज है एफ सीसा है वो कितना होगा वो होता है 80 स्क्वायर और ए की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 3 टी स्क्वायर की वैल्यू है 1/3 और 3 इंटू 1/3 कितना होता है 1। तो इसका जो भुज है वो कितना हुआ 1 ठीक है। और अगर बाई चांस आपको ये फॉर्मूला वगैरह दिमाग में नहीं है कुछ क्लिक नहीं करे तो देखो x बराबर -2 लोगे तो -2 तो इधर है वो तो पैराबोला पे ही नहीं है -2 तो पॉसिबल नहीं है। 0 से क्या होता है वर्टेक्स मिलता है तो वर्टेक्स इसकी डिस्टेंस कितनी होगी a होती है। a कितना है 3 लेकिन इन्होंने डिस्टेंस कितनी दे रखी है वो दे रखी है 3 से ज्यादा दे रखी है। तो यहाँ पे 0 भी पॉसिबल नहीं है। अब 1 और 2 देना है एक 1 के लिए और एक 2 के लिए। अब x और 1 लेके इस पर कोई पॉइंट ले लो और पॉइंट लेकर उसकी नाभि से डिस्टेंस निकालो तो 4 आएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है इतना हार्ड पेपर नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएं। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उस क्वेश्चन को तो हम डायग्राम से मतलब कितनी भी देर में इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है लेकिन क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है इस पेपर में तो बिल्कुल भी कतई छोड़ने वाला लायक ठीक है। हमें दे रखा है इफ द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। तो स्ट्रेट लाइन क्या दे रखी है इस टाइप से दे रखी है। स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में किस फॉर्म में दे रखी है कि L1 स्ट्रेट लाइन जो दे रखी है वो किस फॉर्म में दे रखी है वो L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 इस टाइप से दे रखी है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है किसी भी फॉर्म में हो हम क्या करेंगे एक्स के पद एक साथ लिख दें। तो पहली जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है 2 प्लस 6k इंटू एक्स प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स के पद मैंने अलग कर लिए। मल्टीप्लाई करने वाई के टर्म्स अलग करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस के इंटू वाई और फिर बाद में कॉन्स्टेंट टर्म की बात करें तो 4 प्लस 12k इक्वल टू 0 ठीक है। तो 6 प्लस 2k 6 प्लस 2 प्लस 6k और 3 लिख दिया यहाँ 4 लिख दिया 2 प्लस 3 सही है और 6 माइनस 1 और 12 ठीक है करेक्ट है। और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अब एक लाइन और देती वो कौन सी देती 7x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब दो लाइन अगर एक लाइन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो लाइन परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या होगी a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 ये कंडीशन होती है। या m1 m2 निकाल के उससे भी सोल्व कर सकते हो लेकिन ये कंडीशन अगर आपको आता है तो आप क्या लिखोगे ये a1 है तो a1 a2 2 प्लस 6k इसमें x का गुणांक दूसरी लाइन में x का गुणांक दोनों x के कोएफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें y का कोएफिशिएंट इसमें y का कोएफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। इसको सोल्व किया तो 7 2 7 14 42k प्लस 15 माइनस 5k इक्वल टू 0 और सोल्व किया तो 29 और यहाँ पे 42 में से 5k सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 37k और इससे वैल्यू सोल्व की तो k की वैल्यू है वो होगी माइनस का 29/37 तो माइनस का 29/37 k की वैल्यू। तो ठीक क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो ठीक क्वेश्चन कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -1 -1 2 2 5 और m 3 11 और 6 संरेख है। अब देखो कोई लाइन है इस लाइन पे अगर 3 पॉइंट ये पॉइंट एक है ये पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ पे ये तीनों अगर कोलिनियर है इफ द पॉइंट्स -1 -1 2 एक पॉइंट तो दे दिया -1 -1 2 दूसरा पॉइंट दे दिया कौन सा 2 m 5 तीसरा पॉइंट दे दिया 3 11 6। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर संरेख है तो पूछा है कि m की वैल्यू क्या। तो एक तरीका तो एक इसका डिटरमिनेंट 0 कर दो। दूसरा तरीका इसका पैटर्न समझ लो कि पैटर्न क्या कहना चाह रहा है। अगर पैटर्न समझ आ गया तो भी आप सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से आप जाओगे यहाँ पहुंचोगे तो आपको -1 से 2 जाने पर 3 कदम चलना पड़ेगा ठीक है।
और यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो आपको एक कदम चलना है, 2 से 3 जाने के लिए एक स्टेप चलनी पड़ेगी। तो यानी रेशियो क्या है, 3:1 है, 3:1 है। अब आप ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये -1 वाई कोऑर्डिनेट में, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 11 है, और यहाँ m है वो 3:1 में आएगा, 3:1, इधर 3 इधर 1। तो यहाँ आप 3 कदम चलोगे तो उधर 1 कदम पीछे आओगे, ऐसा करने मतलब है। तो यहाँ 3 कदम आगे चले गए तो 3 ऐड किया यहाँ पे तो 2 आ गया, यहाँ पे 1 कदम पीछे आ गए तो 10 आ गया, यहाँ पे 3 और आगे बढ़े तो 5 आ गया, यहाँ 1 कदम और आगे तो 9 आ गया, यहाँ 3 कदम और चले तो 8 आ गया, यहाँ पे 1 कदम और चले गए तो 8 आ गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, m की वैल्यू 8। ठीक है, तो जिसको पैटर्न समझ आता है तो उसको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कर सकता है, वो डायरेक्ट भी कर सकता है। अगर आप इन दोनों बिंदुओं को 3:1 में विभाजित करने वाला अगर वैल्यू निकालोगे तो भी यही आएगा। तो आप कैसे भी करके सोल्व कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो कैसे क्या करना, अगर आप रेशियो अगर निकालना है तो 3 को 11 से गुणा करो 33, इसको इससे गुणा करोगे तो -1 32, और 32 बटे रेशियो सम 4 8, वैसे सोल्व करोगे तो भी 8 आएगा। रेशियो से सोल्व करो, डिटरमिनेंट से सोल्व करो, कैसे भी सोल्व करो, आंसर इसका यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2, x - 2 अपॉन x रेज टू पावर 1/3 -2 रेज टू पावर 1/3, इसकी लिमिट ज्ञात करनी है। तो हम अगर x को 2 पुट करते हैं तो 0.0 फॉर्म बनती है, 0.0 फॉर्म बनती है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ऊपर डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, नीचे डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/3 x रेज टू पावर 1/3 में से 1 घटाओगे तो 1/3 में से 1 घटाओगे तो आप कहोगे कि -2/3। इसको और सोल्व किया तो पहले लिमिट x टेंस टू 2, ये 1/3 ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में 3, x की पावर भी पॉजिटिव की तो x की पावर 2/3। अब लिमिट लगा दें तो 3 × 2 रेज टू पावर 2/3, तो 3 × 2 रेज टू पावर 2/3, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8 एंड एसेंट्रिसिटी इज 3/√5। ठीक है, तो क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8 दे रखा है, एसेंट्रिसिटी 3/√5, तो ई दे रखा है, वो दे रखा है 3/√5, 3/√5 दे रखा है। ठीक है, हम एक बार ये मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये इस टाइप का आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या कहता है, 1 + b² का रूट, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब आप चाहो तो जो भी ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है उसके आप चेक कर सकते हो, लेकिन एक बार हम पहले इक्वेशन और बना लेते हैं। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर √5 5, यहाँ पे 1 + b² और b² बराबर 9/5 - 1, तो b² इसको सोल्व किया तो 9 - 5 यानी 4/5, तो b² और a² का रेशियो ना 4:5 का होगा, तो a² बड़ा है, a² बड़ा है, तो यहाँ पे एक बार इस माइनस वाले को तो छोड़ दो, यहाँ पे ये बड़ा है ये छोटा है, और a² और b² ये 5:4 है, ये 5:4 नहीं है, ये 5:4 नहीं है, और इसमें भी ऐसा कोई रेशियो प्राप्त नहीं हो रहा, चाहिए a² b² का चेंज करने पर, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन तो आप यहाँ से लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको सोल्यूशन ही निकालना है तो पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ से b² की वैल्यू निकालोगे, b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 a², इक्वेशन 1 तो इससे बन गई। हमें दे रखा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ, तो 2b² a कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो b² कितना हो गया 4 हो गया, b² कितना हो गया, b² 4 हो गया, और b² की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 a² 4a, 4a से 4a कैंसिल, तो a/5 1, a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5, तो a² की वैल्यू 25, तो a² की वैल्यू 25 यहाँ मिल रही है। यहाँ पे भी 25 कहीं दिख रहा नहीं है, वरना हम और भी चेक करते, तो a की वैल्यू 25 मिल रही है, सेकंड ऑप्शन ही मिल रही है, और a की वैल्यू अगर आप 5 यहाँ पुट कर दोगे, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 5, तो b² की वैल्यू 20 होगी, तो b² की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो अगर आप हाइपरबोलिक इक्वेशन क्या लेके चलते हो, x² a² - y² b² 1 लेके चलते हो, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऑपोजिट इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला लेके चलोगे तो a² और b² है ना, वो चेंज होने से रहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर तो 25 और 20 मिलने चाहिए, इसलिए और कोई ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो और एक्स्ट्रा इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब एंड द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 6 एंड x इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू x क्यूब दे रखा है, तो y इक्वल्स टू x क्यूब क्या दे रखा है, ये x क्यूब, ठीक है। और इसको किसके द्वारा लाइन कट के द्वारा कर रखा है, y इक्वल्स टू x प्लस 6, तो y इक्वल्स टू x 3 पॉइंट पे काटी है, लेकिन y इक्वल्स टू x प्लस 6 है ना, इसको सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगी। इस पॉइंट कैसे पता चला एक पॉइंट पे काटेगी, जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो y इक्वल्स टू x क्यूब है और एक से y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 6। इनको अगर आप देखते हो तो इसमें बेसिक क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन आप जब आप इसका फैक्टर करके देखोगे तो आपको दो वैल्यू है वो इमेजिनरी मिलेंगी, और जब दो वैल्यू इमेजिनरी मिलेंगी ना, तो इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है कि आप ऐसा कर पाओ, ठीक है। तो एक वैल्यू मिलेगी दोनों को सोल्व करने पर। अगर इसी इक्वेशन में y बराबर x को y कुछ टू x के साथ सोल्व करो तो तीन वैल्यू मिलेंगी। इसलिए जब भी आप ऐसा डायग्राम बनाओगे तो आपको जब इनका इंटरसेक्शन करोगे तो एक ही पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट ये मिलेगा। अब अगर आप थोड़ा सा ढंग से ध्यान रखते हो तो आपको पता है कि ये क्यूब है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या लें कि ये क्यूब बन जाए, तो आपको पता है x बराबर 1 लेने पर तो 7 होगा, 7 किसी का क्यूब होता नहीं है। x बराबर 2 लेने पर 8 बनेगा जो कि 2 का क्यूब है। तो आपको आपका पहला टारगेट होना चाहिए 2। जैसे x बराबर 2 देखोगे तो वहां से y की वैल्यू 8 मिल रही है, यहाँ से y की वैल्यू 8 मिल रही है, इसका मतलब दोनों के 2,8 है। और ऐसा नहीं पता चला तो ऐसे बराबर करोगे, बराबर करके जब आप देखोगे तो इसको सब्सट्रैक्ट करके दो तो 2 रखने पर दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो एक फैक्टर इसका x + 2 होगा। और जब एक फैक्टर x + 2 होगा तो बाकी के दो फैक्टर आप x - 2 से डिवाइड करके ज्ञात कर सकते हो, अगर आपको इसको और चेक करना है कि बाकी के रूट इमेजिनरी है ही नहीं है। लेकिन ऐसा का होमवर्क थोड़ा पहले से हो जाना चाहिए कि अब इन्होंने क्या क्या एरिया पूछा है, एरिया क्या करें, ये कह रहे हैं कि ये एरिया बता दो, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, और ये लाइन है वो कौन सी है, वाई एक्स है, यानी x = 0 से। तो जब आप ये एरिया लिखते हो ना तो क्या एरिया कैसे निकालोगे, एरिया बराबर अब यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो ये x = 0 से लेकर x = 2 लाइन के बीच में, तो x की वैल्यू 0 से 2 रहेगी। और ऊपर वाली लाइन से y की वैल्यू कितनी है, नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू कितनी है, और dx, ये अपना एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो 0 से 2, यहाँ से y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, ऊपर लाइन है तो लाइन को पहले लिखना पड़ेगा x + 6 - x³ dx। अब आप पहले अगर x³ लिख दोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, उसको फिर पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो x² + 6x - x⁴/4 और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। इसको और सोल्व किया तो 2 + 12 - 4 और 14 - 4 यानी 10, तो 10 स्क्वायर यूनिट अपना क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कुल मिला के इतना इजी नहीं कह सकते जब तक आप उसके रूट वगैरह नहीं निकाले, तो जिसको पहले से देखा हुआ तो उसकी बात अलग है। तो ठीक क्वेश्चन है, एक आधे क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक भी है, ऐसी बात नहीं है, सारी इजी नहीं है। The pair of equations 3x - 5y = 7 and -6x + 10y = 7 हैज, अगर दो लाइन दे रखी है, देखो इस लाइन और इस लाइन से हम क्या बता सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि -6x है, और जब -6x है तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6x -10y, -2 से मल्टीप्लाई करें तो +10y, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40। ठीक है, साइन चेंज कर दिए, सबके साइन चेंज कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लाइन रखिए -6x + 10y = 7। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम हो, राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो, तो दोनों लाइन पैरेलल होती है, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। और अगर राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है तो दोनों समपाती हो जाती है, कौन साइड कर जाती है। और दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को काटती नहीं, एक दूसरे को काटती है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन तो तब मिलता है जब कोई है ना एक दूसरे को कट करती है, तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। इसको आप फॉर्मूले बेस से भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझाना चाह रहा था, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। रेंज ऑफ द फंक्शन, अगर कोई फंक्शन f ऑफ x बराबर मोड ऑफ x अपॉन x है या x अपॉन मोड x है, इन दो इस केस में ये x = 0 पे तो डिफाइंड नहीं होगा, और वैल्यू इसमें दो ही वैल्यू मिलेंगे, या तो 1 या -1, ठीक है। और वैल्यू अगर दो ही वैल्यू मिल रही है 1 और -1, एक कब जब x पॉजिटिव और एक -1 कब जब x नेगेटिव है, तो उस केस में इसकी रेंज में दो ही पॉइंट होंगे, 1 और -1। तो यहाँ इसकी रेंज में अगर आप x की x + 2 ले लो नीचे और ऊपर, आप क्या करते हो, f ऑफ x बराबर x + 2 अपॉन मॉडुलस x + 2 लेते हो, या x + 3 अपॉन मॉडुलस x + 3 लेते हो, तो भी रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो तो क्या हो गया, अगर आपने इसी को क्या कर दिया, चेंज ऑफ स्केल कर दिया, आप थोड़ा सा चेंज ऑफ ओरिजिन कर दिया, चेंज ऑफ ओरिजिन कर दिया तो थोड़ा शिफ्ट आगे पीछे कर दिया, बस इतना ही कर दिया और कुछ नहीं है। तो पहले अगर ये ग्राफ होता है या ये ग्राफ होता है, तब तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे, 1 और -1, 1 और -1 कैसा बनेगा, ये तो 1 हो गया,
और ये -1 हो गया, इस टाइप से बन गया। लेकिन ये -2 पे 0 है, तो अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे ना, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो -2 पे दिक्कत करेगा, तो -2 पे दिक्कत करेगा तो यहाँ से लेकर इधर तो ऐसा बनेगा, और यहाँ से लेकर आगे इस तरह बनेगा। लेकिन यहाँ x जब -2 से छोटा होगा तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। जब x -2 से बड़ा होगा हमेशा तो उसकी वैल्यू +1 मिलेगी। तो दो ही वैल्यू मिलेंगी रेंज में, एक तो -1 और एक +1। तो फाइनाइट रेंज प्राप्त हो रही है इसकी। तो रेंज में कितने एलिमेंट है, -1 और 1। ठीक है, अब आप x3 पुट करके चेक कर लो, 0 पुट करके चेक कर लो, -5 पुट करके चेक कर लो, कोई वैल्यू पुट करोगे तो कई बार +1 मिलेगा, कई बार -1। अब आप x की वैल्यू -2 से बड़ी रखोगे तो आंसर हमेशा +1 मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू -2 से छोटी पुट करो, जैसे -3 माइनस का 2.5 कुछ वैल्यू जो -2 से छोटी है, तो उससे आपको वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो रेंज में इसके पास दो ही पॉइंट है, एक -1 और एक +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 10 numbers is 96, mean of 10 numbers is 96 and one of number is 150 and one of the number is 150, then what is the mean of remaining 9 numbers? कितना होगा? देखो अगर इसको ऐसे समझें, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है तो बस इसलिए इनका मीन कितना है, 96 एंड इनका जो मीन है 10 नंबर्स का वो 96 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये नंबर है, ये सब अगर 96 लेते हैं, 96 ये सभी नंबर अगर मैं 96 लेता हूँ तो इनका मीन भी 96 आएगा। लेकिन अगर एक नंबर यहाँ पे 96 ना होकर 150 है, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा कर दिया, 54 एक्स्ट्रा कर दिया। वो 54 को बाकी सब में डिवाइड कर दिया 9 में, तो 54 को 9 में डिवाइड कर दिया तो सब में 6, यहाँ पे 6 सब अगर यहाँ से उधार लेकर इसको कर देते हैं तो इसको 150 ये बढ़ जाएगा, ये बाकी सब कम हो जाएंगे, बाकी में 6 कम कर दो। तो ये क्या कह रहा है कि अगर इनका मीन 96 है तो अगर एक नंबर 150 हटा देंगे तो बाकी का मीन क्या बचेगा, 90 बचेगा। तो मीन 90 आप फॉर्मूले से कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स 2x - 3 का डोमेन क्या होगा, तो 2x माइनस जो 3 है उसकी वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तब में 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, डोमेन है वो 1 से 2 के बीच में, क्लोज इंटरवल रहेगा तो हमने क्लोज इंटरवल ले लिया, क्योंकि इसमें -1 और 1 भी क्या है, शामिल हो सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ, अगर साइन इनवर्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कुछ भी लिख रखा है तो आपको अगर डोमेन देखना है तो एफ ऑफ एक्स को कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, -1 से +1 के बीच, इस टाइप से लेना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये अपने को बताना है। तो अगर आपने देखा है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, तो एक ट्रिपलेट होता है, जैसे ये इसका हाफ करेंगे तो 11 होता है, इसका हाफ करेंगे तो 60 होता है, और इसका हाफ करेंगे तो 61 होता है। तो 160 और 11, 60 और 61 का एक ट्रिपलेट बनता है। और अगर एक ट्रिपलेट बनता है, इनका एक त्रिक बनता है, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। अब इसको आप क्या करो, जैसे हम कहें 3 4 5, 3 4 5 से एक समकोण त्रिभुज बनता है। अब उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 8 10 से भी समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब सभी साइड को अगर डबल कर देंगे तो भी वो ट्रिपलेट रहेगा। तो ये ट्रिपलेट है, तो 22 120 और 122 ये भी ट्रिपलेट रहेगा। तो ट्रिपलेट रहेगा, इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी सबसे छोटी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है वो तो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 122 दे रखी है, 122 है। और बाकी की तो छोटी साइड है, एक तो 22 है और एक कितना है 60 नहीं 120। ठीक है, इस टाइप से हम बताना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ इसको, डायग्राम को। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला तो क्या बनता है कि 11 60 और 61 का ट्रिपलेट बनता है। और दूसरा, अगर मैं एक ऐसा ही ट्राइंगल ले लूँ जिसकी एक साइड 11 है, एक 60 है और एक 61 है, तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 30 और ये हो जाएगा 311 को 333 330 इसको एरिया हो जाएगा। अगर आप प्रत्येक साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो ये तो इसका एरिया है। अगर आप साइड को डबल करते हैं, प्रत्येक साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया वो किससे मल्टीप्लाई होगा, वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाएगा 330 इंटू 4, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 3 सेकंड में ये 3 है, ये भी 3 है,
लेकिन ये 11 से डिवाइड नहीं है ये वाला। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 33 चौका है, 33 चौका 132, 132 जीरो और है तो 1320 स्क्वायर मीटर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने ये नोटिस नहीं किया तो फिर आपको हीरोन के सूत्र से निकालना पड़ेगा, उससे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बाकी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे इजी पेपर में टाइम मैनेजमेंट का तो कोई इश्यू रहता ही नहीं है, तो आप किसी भी मेथड से सोल्व करो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व a माइनस बी की होल क्यूब प्लस बी माइनस सी की होल क्यूब प्लस सी माइनस ए की होल क्यूब। इसको आपको सोल्व करना है। तो हमें पता है कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर 3p/r होता है। कब तब होता है जब p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 होता है। अब इस कंडीशन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी माइनस सी इक्वल टू 0 होता है। इसलिए a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब और प्लस सी माइनस ए रेज टू पावर 3, इसकी वैल्यू 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये कह रहा है इफ द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विचलन गुणांक का कोफिशिएंट वेरिएशन की वैल्यू कितनी होगी। तो विचलन गुणांक का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू परसेंटेज में होती है और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और मीन कितना दे रखा है, मीन जो माध्य दे रखा है, मीन दे रखा है वो 25 दे रखा है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर परसेंटेज में लिखना है। तो 25 फॉर द 100, 8 फॉर द 32, 32% आपका क्या हो जाएगा, 32% है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो कोस ए कितना हो जाएगा, कोस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ पे कोस ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर ए होगी। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कोस ए होगी। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, साइन की वैल्यू पुट करेंगे साइन स्क्वायर ए की। तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, पूछा किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू पूछी है। तो साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कोस ए होता है। साइन रेज टू पावर 4 ए लिखेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। इसकी जो वैल्यू ना, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो 1 होती है। इस टाइप से हम, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन क्या करे, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो रूट में होता है, और रूट में होता है तो इसका मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड जब डेविएशन लिखते हो तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन है। इस टाइप से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। अब ये जो फॉर्मूला ये 0 भी दे देता है, अगर सभी डेटा इक्वल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाएगा। अब मान लो x1 है और x2 है और x3, 3 ही डेटा है और सबकी वैल्यू मान लो 2 ले ली मैंने, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाएगा। और अगर डेटा सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव कभी भी हो सकती है, क्योंकि रूट आ गया, तो इसमें क्या नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। विचलन से कम हो सकती है, विचलन से ज़्यादा हो सकती है, विचलन के बराबर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In a group of 50 persons, 14 drink tea but not coffee and 30 drink tea. How many drink tea and coffee both? ठीक है, 50 ग्रुप का पीपल्स है, ये हमारे पास एक पीपल्स का ग्रुप है जिसमें 50 पीपल्स हैं। 14 ड्रिंक, अगर 14 ड्रिंक, ये अगर इधर वाला हम कहें टी का है और इधर वाला हम कहें कॉफी का, तो 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ये जो रीजन है इसमें 14 मेंबर्स हैं जो टी तो पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। और एंड 30 ड्रिंक टी, टी पीने वाले 30 हैं। अगर इस
टोटल को कवर करने वाली बात कहें तो इस टोटल में कितने हैं, 30 हैं। तो हाउ मैनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, तो यहाँ पे आएंगे टी एंड कॉफी बोथ पीने वाले यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ इसके मैंने मान लिया कि एक्स ऐसे लोग हैं, एक्स पीपल्स ऐसे हैं जो कि टी एंड कॉफी बोथ क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि 14 प्लस एक्स इक्वल टू 30 है, और एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 30 माइनस 14 हो गया, और ये कितना हो गया, 16। तो 16 पीपल ऐसे होंगे जो कि टी और कॉफी दोनों पीते हैं। ये 16 अपना आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ए में क्या है, ए में 4 से बड़े जितने भी रियल नंबर वो सब आ जाएंगे। तो इसका मतलब ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए है एक ओपन इंटरवल है, वो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और बी में भी रियल नंबर है जो कि लेस देन क्या है, 5 है। तो लेस देन 5 है तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक सभी नंबर आ जाएंगे। माइनस, ये बी है हमारे पास, दोनों इंटरवल है। तो एक इंटरवल में तो कहाँ से कहाँ तक है, एक इंटरवल में तो आप माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहे हो और 5 तक आ रहे हो, और 5 शामिल नहीं है, ठीक है। दूसरे में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप, 4 से स्टार्ट कर रहे हो और इन्फिनिटी तक जा रहे हो। तो दोनों का इंटरसेक्शन में ये वाला पॉइंट आ जाएंगे। दोनों के इंटरसेक्शन में क्या देगा, ए इंटरसेक्शन जब बी लिखोगे तो कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर 5 तक ओपन इंटरवल बना देगा। तो 4 से इंटरसेक्शन में दोनों में पॉइंट होना चाहिए, इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो इंटरसेक्शन में कैसे आएंगे, ओपन इंटरवल आएगा। ऑप्शन में तो सब में क्या कर रखा है, 4 5 ही दे रखा है, बस क्लोज इंटरवल आएगा नहीं आएगा वो आपको देखना है। तो जब इसके में 4 नहीं है तो 4 नहीं आ सकता, इसके पास 5 नहीं है तो 5 नहीं आ सकता, इसलिए ओपन इंटरवल 4,5 अपना करेक्ट आंसर है। इफ द मोड ऑफ x 15 7 7 9 2 9 एंड x इज 9, अगर मोड 9 दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ 2 डेटा 7 है और 2 डेटा 9 है, ठीक है। लेकिन इसका मोड अगर 9 है तो इसका मतलब 9 एक बार एक्स्ट्रा हो रहा होगा, तो इसका मतलब x को क्या हुआ, अगर आपके जो डेटा है ना 9 9 और ये x भी अगर 9 होता तो इसका मोड कितना होता, 9 हो जाता। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है, 9। इसी क्वेश्चन में कहता कि मोड अगर 7 है तो हमें x की वैल्यू 7 लेनी पड़ती। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर 9। A solid is in the form of a cone mounted on a hemisphere. The radius and height of the cone are 3 centimeter and 4 centimeter. तो दोस्त ये कह रहा है एक ठोस शंकु के रूप में है और उस पर अर्धगोला स्थापित है, ठीक है, अर्धगोले पर स्थापित है। तो ये क्या है, हमारे पास सेमीस्फेयर है, और इस ये सेमीस्फेयर पे हमने क्या कर दिया, एक कोण है ना हमने इसके ऊपर स्थापित कर दिया, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी, इसकी रेडियस है वो तो है 3, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट है वो 4, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड, तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर इसका कोण का वॉल्यूम और साथ में हेमिस्फेयर का, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तब जाके हमारा वॉल्यूम मिलेगा। इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका 4/3, तो कंप्लीट का तो हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर का 2/3 और पाई आर, ऐसा हो गया। अब आर की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और एच की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 1/3 पाई इंटू 3 × 3 9, और एच का मतलब 4, ऐसा पुट कर दिया। और ये 2/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3 × 3 × 3, ऐसा, ठीक है। इसको हमने सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा तो ये तो 12 पाई हो गया, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 18 पाई जाएगा, तो 12 पाई प्लस 18 पाई, 12 पाई प्लस 18 पाई यानी 30 पाई। और पाई की वैल्यू अगर मैं कितनी लेता हूँ, 3.14 लेते हैं, तो इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 942, 9.42, और 0 से गुणा करोगे तो 994.2, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 94.2 मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ समान लंबाई के दो चाप, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन द सर्कल सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। तो
अगर चाप बराबर है ना तो उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है उनके कोणों के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम। ठीक है, R1 है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/θ1 की। R2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/θ2 के। तो R1/R2 का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा θ2/θ1। इस टाइप से हम कह सकते हैं θ2/θ1। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको पहले जो रेडियस R1 लेते हो, दूसरी रेडियस R2 लेते हो, तो पहले θ2 लिखना पड़ेगा, फिर θ1 लिखना पड़ेगा। 75 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, 15 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो 15 5 जा 75, 15 4 जा, तो रेडियस का जो रेशियो है वो 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर से लेकर रियल नंबर में। ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में यानी जीरो शामिल कर सकते हैं। और जी एक फंक्शन है, जी कहाँ से कहाँ तक फंक्शन, जी एक फंक्शन R2R। तो हम ये कह सकते हैं अगर एफ एक फंक्शन ए से बी में है और जी एक फंक्शन बी से सी में है, तो गोफ है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, वो ए से सी में डिफाइंड होगा, लेकिन फोग है वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो गोफ है वो तो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर से लेकर, जीरो से लेकर इन्फिनिटी के इंटरवल से लेकर, जिसमें जीरो शामिल है, से लेकर आर में डिफाइंड होगा। तो गोफ ही पूछा है। अगर ये पूछता कि फोग, तो हम कहते फोग डज नॉट एग्जिस्ट। अब पूछा है गोफ, तो गोफ कैसे निकालेंगे, तो गोफ ऑफ एक्स कितना होगा, जी ऑफ एफ एक्स होगा, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स दे रखी है, और जी ऑफ रूट एक्स कितना होगा, जी ऑफ रूट एक्स होगा वो होगा माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो माइनस का एक्स माइनस का वन। तो इस टाइप से गोफ एक्स है उसकी वैल्यू जाएगी -x-1। ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा -x-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड, किसी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखोगे तो कोस 510 डिग्री, कोस 510 डिग्री। अब कोस 510 डिग्री कैसे निकालोगे, तो 360 के तो पास है नहीं, ये 540 के पास है, तो कोस 540 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस 3 पाई -30 डिग्री। अब 3 पाई है तो कोस का कोस रहेगा, साइन में चेंज नहीं होगा। 3 पाई माइनस है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई। 3 पाई माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो कैसा होता है, तो आप कहोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस 30 डिग्री। माइनस कोस 30 डिग्री कितना हो गया, तो माइनस का कोस 30, तो माइनस का कोस 30 माइनस के साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी माइनस का √3/2 होगा। ठीक है, फिर है कोस 330 डिग्री, कोस 330 डिग्री और निकाल लो भाई, तो कोस 330 डिग्री, ये 360 डिग्री के पास है, तो कोस 360 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, इसको लिखेंगे तो कोस, ये 2 पाई है, 2 पाई माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस का कोस रहेगा और पॉजिटिव आएगा। कोस 30, दोबारा कोस 30 आ गया, तो ये माइनस का कोस 30, ये कितना आ गया, कोस 30 आ गया। ठीक है, तो दोनों को सोल्व कर, इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं √3/2। इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √3/2 से और √3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और निकाल लें, साइन 390 डिग्री है, तो साइन 390 डिग्री है, साइन 390 डिग्री किसके इक्वल है, साइन 390 डिग्री है वो है साइन 360 डिग्री के पास है प्लस 30 डिग्री, और 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन का साइन रहेगा, साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई हाफ। अब ये कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री तो बहुत फेमस वैल्यू है, कोस 120 डिग्री है वो तो ओमेगा में भी आती है, तो -हाफ में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब इन सब की वैल्यू लिख देंगे, तो हमने ये वैल्यू तो निकाली -3/4, ये वैल्यू आ गई 1/2, और ये वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू -1/2, तो सोल्व करने पर माइनस का 1/4, तो माइनस का 3/4 और माइनस का 1/4। ठीक है, तो माइनस का 1 आ जाएगा,
क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो वैल्यू पूछी है इसका आंसर है, इसका आंसर है वो माइनस का 3/4 है। इसका जो आंसर है cos 120 डिग्री का -1/4 है। 4 एलसीएम आ जाएगा तो -3 -1 माइनस का 4/4 वैल्यू कितनी आ गई -1। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है, ठीक है, 4 में से 3 बार क्या बोलता है, सच बोलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर सच बोलने की प्रायिकता कितनी होगी 3/4, और झूठ बोलने की फॉल्स स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक है। और बताता है कि 6 है, ठीक है। तो 6 बताता है तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी मैं इसकी प्रायिकता नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ 6 आने की प्रायिकता बता रहा हूँ। तो 6 आने की प्रायिकता अगर मैं घटना को कहूँ, अगर किसी घटना को ए को कहूँ, ये 6 अगर बताता है कि 6 है, कब 6 बताएगा वो उसकी प्रायिकता है। तो 6 कब बताएगा, जब वो सही बोल रहा है और आया भी कितना है 6, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, 6 कब बताएगा, देखो अगर कोई व्यक्ति पासा फेंकता है और 6 आ गया और उसने सच बोल दिया तो भी वो 6 बताएगा। और पासे फेंकने पर 6 नहीं आया और उसने झूठ बोल दिया तो भी वो 6 बताएगा। जैसे पासा फेंकने पर 3 आ गया और उसने झूठ कह दिया कि है ना, और वो तो भी क्या बताएगा, वो 6 बता सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। तो 6 कब बताएगा, कब बताएगा, पहली स्थिति तब है जब पासा फेंकने पर 6 आ जाए वो सही बोल दे, और दूसरा 6 कब बताएगा, जब पासा फेंकने पर 6 नहीं आए और वो झूठ बोल दे, तो उस केस में आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे कहोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या याद करोगे, या एक तो वो सच बोलता है, और सच बोलता है फिर, ठीक है, सच बोलता है और सच बोलता है और फिर 6 बताता है जबकि वो सच बोल रहा है। इसी में दूसरा केस क्या है कि वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है और वही कंडीशन 6 बताता है और झूठ बोलता है जबकि वो झूठ बोलता है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, 6 बताने की प्रायिकता क्या होगी, वो कब बताएगा 6, दो केस में बताएगा, पहले केस में जब सच बोल रहे और दूसरे केस में वो झूठ बोल रहे। तो पहले केस में जब सच बोल रहे तो उसकी प्रायिकता जबकि वो सच बोल रहे, और दूसरे केस में झूठ बोल रहे और उस टाइम वो झूठ बोल बता दे, दोनों केस में 6 बताएगा वो। तो इस केस में तो क्या है, पासा फेंकने पर 6 आया और उसने सच बोल दिया तब भी 6 बताएगा, और इस केस में पासा फेंकने पर 6 नहीं आया और वो झूठ बोल गया तो भी 6 बताएगा। तो ये तो है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्या कह रहा है कि संख्या के वास्तव में 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वास्तव में 6 होने की प्रोबेबिलिटी, अगर इसको मैं पूरे को सैंपल स्पेस मान के चलूं, इसको अगर मैं सैंपल स्पेस मान के चलूं जिसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो वैसे तो अपने पास 4 पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस सैंपल स्पेस में दो ही प्रोबेबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो वो सच बोल रहा है और पासे भी 6 है, दूसरा वो झूठ बोल रहा है और पासे भी 6 नहीं है। इसको अगर सैंपल स्पेस मान के चलूं तो 6 होने की, वास्तव में 6 होने की, तो ये केस तो वो होगा जब वास्तव में 6 होगा, और ये केस वो होगा जिसमें वास्तव में 6 नहीं होगा। तो आपकी जो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वो ये आपका जो ये वाला पार्ट है ये न्यूमरेटर में आएगा और दोनों का सम है वो नीचे आएगा। तो मैं इसको सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ। तो सच बोलने की प्रायिकता 3/4, और वो क्या सच बोल रहा है और आया भी 6 है, तो पासा फेंकने पर छाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है। दूसरा वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है और 6 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया तो 5/6, 6 आने की प्रायिकता 1/6, 6 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। और अगर वास्तव में 6 बता रहा तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो 3/4 1/6। इसको पूरे को सैंपल स्पेस मानते हुए मैं सोल्व कर रहा हूँ फॉर्मूला। तो इस टाइप से ये हमारे जो वैल्यू है ये हमारा आंसर है। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हर जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब जगह 24 से डिवाइड करके, तो मैं सबको 24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ऊपर 24 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, नीचे इस पद को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, इस टर्म्स को भी अगर आप ना इस टर्म को भी 24 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आ जाएगा। तो 3/3 + 5 8। तो 3/8 क्या है, जब वो वास्तव में बताता है कि कितना है, अच्छा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो शानदार क्वेश्चन है, और अपने जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें इसको सोल्व भी करवा रखा है, डिटेल से समझा रखा है, कम से कम 15 मिनट मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं भी आगे। नेक्स्ट क्या करें, संख्याओं 10 9 21 16 24 के माध्य से माध्य विचलन है। संख्या व्हाट इज द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ नंबर 10 9 21 16 24। अगर ये आपके पास कोई नंबर है उनका माध्य से माध्य विचलन कितना होगा।
तो माध्य से माध्य, तो पहले माध्य निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालेंगे, एक्स बार सबको ऐड कर देंगे, 10 + 9 + 21 + 16 + 24 बटे 5, 5 नंबर है, तो 16 और 25 40, और 40 और 30 70, और 70 और 10 80, 80 बटे 5, और 80 बटे 5 यानी 16 पंजे 80, तो मीन तो जाएगा 16। अब माध्य विचलन पूछता है, तो माध्य विचलन कितना होगा, मीन डेविएशन कितना होगा, तो मीन डेविएशन बराबर होगा सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन n, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, 5 डेटा है तो 5 तक आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, x1 में से x बार घटाना है, x1 कितना 10, 10 में से 16 घटाना है तो माइनस का 6, फिर x2 में से 9 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 7, फिर 21 में से, और ये मीन डेविएशन पूछा है तो मॉडुलस भी लेना पड़ेगा, मॉडुलस लेंगे तो माइनस का 7, -6 का मॉडुलस प्लस का 6 हो जाएगा, -7 का मॉडुलस 7 हो जाएगा। साथ में हमने क्या लिख रखा है, 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, ये तो प्लस का 5 पहले से है, 16 - 16 0, और 24 - 16 8 अपॉन में 5, इसको सोल्व किया तो 6 + 7 + 5 + 8 अपॉन 5, 7 5 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 बटे 5, 26 बटे 5 यानी 5.2, 5.2 इसका क्या जाएगा, मीन डेविएशन। ये अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं दे रखी हैं। अगर ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हो, ठीक है, तो यानी ए और बी में कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं दे रखी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार है, वो आपका कितना होगा, ये हमसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो अगर ए और बी है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 0 हो गया। इस टाइप से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार पूछा, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार, इसको फॉर्मूला लगाएं तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, वो होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ये माइनस वाला तो 0 रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब ए और बी की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने क्या किया, ए और बी की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, अपना जो आंसर वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 - 1/3 + 1/4, और इसको सोल्व किया तो 1 - 7/12, और ये हो गया 12 - 7 यानी 5/12, तो 5/12 अपना क्या है, करेक्ट आंसर, ये अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये रखा है कुछ आंकड़ों के इफ द मीन एंड मोड ऑफ सम डेटा आर 4 and 10 रिस्पेक्टिवली मीडियन विल बी, तो यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और बहुलक क्रमशः 10 और 4 और 10 हैं तो माध्यिका का मान कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो बहुलक z बराबर मोड z बराबर कितना होता है, 3 गुणा माध्यिका, ठीक है, हाँ, और -2 गुणा माध्य, ये अपने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। पूछा किसका मान है, माध्यिका का, तो माध्यिका मान तो z की वैल्यू दे रखी है कितनी, z की वैल्यू तो 10 दे रखी है, 3 × m हमें m की वैल्यू पूछिए, 2 × मीन की वैल्यू दे रखी है वो 4 दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ये 4 × 8 इधर 8 आ गया बराबर 3m हो गया, तो 3m = 18 हो गया, 3m = 18 है तो m = कितना हो गया, m = 6 हो गया, m = 6, आपका जो मीडियन है वो कितना देगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो, इफ a and b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0, अब इस इक्वेशन के रूट तो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, अगर a तो दे रखा है वो तो ओमेगा ले लिया हमने, b को क्या ले लिया, ओमेगा स्क्वायर,
वैल्यू किसकी पूछी है? तो ए और बी और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये ए और बी दे रखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछनी चाहिए थी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, या अल्फा बीटा रूट देने चाहिए थे। तो मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 कितना होता है, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 तो 1 होता है, तो वो तो हट जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। एक्चुअल में अगर इसके रूट अगर अल्फा और बीटा है या ए या बी है, तो क्या होता है कि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n बराबर या तो आपका क्या होगा 2 होगा या -1 होगा। अब अगर ये 3 का मल्टीपल है तब तो 2 आंसर आ जाएगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो -1 आ जाएगा। अब ये पावर 2 है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर इससे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि -1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखो। लेट एफ आर टेंस टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायग्राम बनाओगे तो 0 पे 0 रहता है, जैसे इसकी वैल्यू आप 1 लोगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप जैसे इसकी वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ से ऐसे सीढ़ियाँ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या कह रहे हैं कि बताओ ये 1 1 है या 1 2 है, तो आपको पता है कि एफ ऑफ है ना, आप 0 लोगे तो भी 0 मिलेगा, एफ ऑफ 1/4 लोगे तो भी 0 मिलेगा, एफ ऑफ 1/2 लोगे तो भी 0 मिलेगा। 0 से लेकर 1 से कोई भी छोटी रियल नंबर ले लो, हमेशा 0 मिलेगा। अब दो नंबर इक्वल नहीं है, जैसे 0 और 1/4 इक्वल नहीं है, और लेकिन उनके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, बहु एक हो गया, मैनी 1 हो गया, नॉट 1 1 हो गया। तो हम कहेंगे f इज नॉट 1 1। तो अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का पार्ट आता है तो 100% वो मैनी 1 होगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खूब बार आ रही है, तो आप कोई भी पार्ट ले लो, ये पार्ट ले लो, इस पार्ट के कोई 2 पॉइंट ले लो, इस पार्ट के कोई 2 पॉइंट ले लो, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी, तो फंक्शन 1 1 ना होकर मैनी 1 हो जाएगा। उसके बाद में नाम से भी क्लियर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी जो रेंज है ना, इसकी रेंज में सिर्फ इंटीजर ही आते हैं, तो इसकी जो रेंज है उसमें पूर्णांक आएंगे, और इसका जो कोडोमेन है ना, इसका जो सह प्रांत है, इसकी जो परिसर है उसमें तो इंटीजर आ जाएंगे, और कोडोमेन में इसका जो सह प्रांत है उसमें क्या मिलेंगे आपको, रियल नंबर्स मिलेंगे। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो ऑन टू भी नहीं है, तो हम इससे कह सकते हैं कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो आप कहोगे फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो f इज नाइदर 1 1, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक अद्वितीयवासी, ये संख्या होगी, ये रियल लाइन होगी एक्स एक्स, इस पे आप ये नंबर लोगे तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, और यूनिक रियल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक वृत्त और एक वर्ग की परिधि समान है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखो कई बार अपन ने पढ़ा है कि अगर आप जैसे रोटी हम गोल बनाते हैं, तो गोल रोटी और स्क्वायर टाइप की अगर रोटी बनाओगे, या पिज्जा की बात ज्यादा करते हैं कि अगर आप पिज्जा ले रहे हो, अगर आपने ये पिज्जा लिया है और इसकी जो सरकमफ्रेंस है, इसकी जो पैरामीटर है या जो परिधि है, और इतनी पैरामीटर का अगर आप क्या करते हो स्क्वायर टाइप का पिज्जा लोगे, तो ज्यादा किसके अंदर मिलेगा, उसकी बात। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है इनके रेशियो में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि इसका रेशियो 7 आएगा तो इसका 3 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पाई वाला रेशियो पॉसिबल नहीं है, 22/7 पॉसिबल नहीं है कि 3 गुना ज्यादा फर्क आ जाएगा, कि आप ऐसा बनाओगे तो और ऐसा बनाओगे तो इनमें दिन रात का अंतर हो गया। ठीक है ना, जैसे 1 महीने बाद आप मेरे को देखते हो तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कोई थोड़ा बहुत वेट ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत वेट कम हो सकता है, ऐसे नहीं है कि मेरा वजन ना 200 किलो जाएगा 1 महीने बाद, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैसा इसमें पॉसिबल नहीं है कि अगर इनकी परिधि समान है, सर्कल और स्क्वायर की अगर क्या है पैरामीटर इक्वल है, तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है ना उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, अगर पैरामीटर इक्वल है तो वो रेशियो क्या होगा, वो रेशियो π/4 का रेशियो होगा।
π/4 हो सकता है या 4/π हो सकता है, लेकिन π/1 नहीं हो सकता या 1/π नहीं हो सकता। 1/π या π/1 होने का मतलब है ये इसका 3.1 टाइम्स है या ये इसका 1/3.4 टाइम्स है। तो 4 और पाई का मतलब 3.14 और 4 का रेशियो ना वो लगभग बराबर से होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो आप ये जो वैल्यू ना, एक ये जो वैल्यू है वो तो है ऊपर बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब 4/5 हो गया, तो ये वैल्यू है वो तो 4/5 है और ये है वो π/4 है। ठीक है, अब अगर आपको ये और पता है कि सर्कल वाला एरिया ज्यादा आएगा या स्क्वायर वाला एरिया ज्यादा आएगा तो आप इसको फटाफट पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तुरंत कर दोगे। लेकिन मैं अब इसको सोल्व करके बता देता हूँ। सोल्व करने का क्या है कि ये परिधि और इसका समय, तो वर्त की परिधि कितनी होती है, तो आप कहोगे वर्त की परिधि होती है 2πr और इसकी परिधि कितनी होती है 4 गुना साइड होती है। साइड को मैंने एक बार एस लिख दिया 4 और एस हो गया। तो आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अगर आपको एरिया निकालना तो मैं यहीं स्क्वायर ही कर देता हूँ, तो पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4s स्क्वायर। अब आपको सबसे पहले अगर वृत्त पहले लिख रहा है तो वृत्त का एरिया पहले लिख लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर तो मैंने ले लिया और एक पाई एक्स्ट्रा अलग कर दिया। इसका एरिया एस स्क्वायर होता है तो एस स्क्वायर अलग कर लिया और 4 अलग है। अब इनका रेशियो निकालना है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर कर दिया, तो ये जो रेशियो है वो 4/पाई आएगा। इसका मतलब अगर सर्कल का जब आप एरिया निकालोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, स्क्वायर का जब एरिया निकालोगे वो थोड़ा सा कम आएगा। तो जब भी आप पिज्जा लेने जाते हो तो पिज्जा में अगर आप दोनों की परिधि समान है तो आपको स्क्वायर टाइप का नहीं लेकर सर्कल टाइप का पिज्जा आपको लेना चाहिए, और सर्कल टाइप का पिज्जा ही में मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्कल टाइप का पिज्जा लेने पर थोड़ा सा आपको क्षेत्रफल क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, खाने को थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सर्कल वाले टाइप का ना उसका एरिया वो ज्यादा मिलेगा, और उसका जब ज्यादा मिलेगा तो 14 और 11 का रेशियो मिलेगा। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 14-11 में ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप का आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। If a set contains n element, then what is the number of element in power set? तो power set में क्या होता है 2 raised to power number of element in set। तो सेट में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 2 raised to power n हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो घात समुच्चय में कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें एक माध्यिका एडी को ए से बीसी की ओर खींचा गया है। There is a triangle ABC in which a median AD is drawn from A to side BC. Find out the area of triangle ABC if the length of side AB BC, AB कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ये तो AB 10 है, BC कितना दे रखा है 18 दे रखा है, ये अगर 18 है तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया 18 हो गया, और माध्यिका है वो √41 है, √41 तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा सही चल रहा है क्या, 6 सही चल लग रहा है क्या, ये 10 है तो थोड़ा और सही कर देते हैं, वो सही कर देते हैं, थोड़ा सही कर देते हैं। ये हो गया √41, ये √41 है, ये ए है, ये बी है, और ये डी है, इसको मिला दिया, ये डी है। ठीक है, तो देयर इज ए ट्रायंगल एबीसी इन विच मीडियन एडी, ये जो एडी है इसकी माध्यिका है, ये एडी है वो इसकी क्या है, माध्यिका है। माध्यिका इसका मतलब दोनों बराबर भुजाओं में होगा और इनके क्षेत्रफलों को भी क्या करेगी, बराबर हिस्सों में बांट देगी। ठीक है, drawn from a side to BC, find out the area of the triangle ABC, ABC का ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। if the length of side AB BC and AD respectively 10 18 √41, तो अब इसका एरिया बताना है। ठीक है, तो देखो भाई इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो अगर ये साइड है वो 10 है और ये जो मीडियन है ये टोटल है 18, तो 9 यहाँ पे रहेगा, 9 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंगल ज्ञात करना चाह रहा हूँ, इस एंगल की सहायता से फॉर्मूला करें। तो ये एंगल मैंने कहा बी है, तो कोस बी कितना होगा, तो आप कहोगे कोस बी बराबर होगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो कोस बी बराबर कितना हो जाएगा, कोस बी बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9 का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड है 41 का स्क्वायर √41 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10 × 9। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 41 बट्टे 9 दूनी 18 गुणा 10 180, 41 80 81 में से 41 हटाएं 40 100 और 40 140
140 बटे 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 7 2 से डिवाइड कर दिया तो 70 से डिवाइड 70 से नहीं 20 से डिवाइड कर दो 20 27 जा 140 29 जा 180 7/9 7/9 कोस बी की वैल्यू आ गई। अब एरिया ट्रायंगल का लिखना है। एरिया ट्रायंगल कैसे लिखेंगे तो एरिया ट्रायंगल होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी लिख दो, चाहे बी ए क्रॉस बी सी लिख दो। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी साइड को अगर मैं बी सी साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इनके बीच का जो एंगल उसको अगर मैं साइन लिख देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट को सीधा लिख दिया तो ये इसका एरिया फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे ये चीज़ यहाँ पे अपने को ज्योमेट्री में काम में ले नहीं सकते, लेकिन भाई मुझे आती है तो मैंने इसको काम में ले लिया। आप अगर चाहो तो एक थ्योरम आती है अपोलियन थ्योरम, उसकी सहायता से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज़्यादा इजी लगा तो मैं इससे कर रहा हूँ। तो 1/2 ए बी कितना हो गया, ए बी इंटू 10 हो गया। बी सी कितना है, बी सी यहाँ पे 18 है और साइन भी कितना होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर भी हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। तो कोस बी अगर 7/9 है तो साइन भी इससे निकाल सकते हो। आप राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी साइन भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने इस फॉर्मूले से लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 से इसको डिवाइड करो तो 10 × 9 आ गया और ये जो वैल्यू है ना साइन बी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसके बट्टे में 9 है तो इसके बट्टे में भी 9 ही आएगा और ये 81 में से अगर 49 घटाओगे तो 50√32√32 आ जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 10 × √32 का मतलब 16 का रूट तो हो गया 4√2 और बच गया। तो हमारा जो एरिया आ गया वो आ गया 40 × √2, 40 × √2 अपना क्या हो गया, एरिया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है यदि एक बेलन को दो समान आकार के अर्धगोलाकार ढक्कन से ढका जाता है, एक बेलन को समान आकार ढक्कन से ढका जाता है तो नए वस्तु का, तो ये कोई बेलन हमारे पास, इस बेलन को इधर भी हमने क्या है हेमिस्फेयर से, इधर भी हेमिस्फेयर से क्या कर दिया, इसको ढक दिया। तो ए सिलेंडर इज कवर्ड बाय 2 हेमिस्फेयर शेप्ड लिड ऑफ इक्वल शेप, देन द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। तो सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का, स्फेयर के स्फेयर वाले एरिया से कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया से हाफ हो जाएगा। बेलन का कितना होता है, बेलन का πr²h। सरफेस एरिया लिखना है, सरफेस एरिया बोले नहीं लिखना, सरफेस एरिया लिखना है तो 2πr × h और इसका कितना हो जाएगा, इसका 2πr², ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा तो 2πr² और 2πr², 4πr² सिर्फ इसमें ही है और 2πrh इसमें ही है, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने 2πrh + 4πr², ये अपना एरिया लिख। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कुल मिला के पेपर बिल्कुल हम कह सकते हैं इजी सा ही है, कुछ 2-4 क्वेश्चनों को छोड़कर। लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन डिफाइंड x + 2y = 8, x + 2y = 8 है। तो डोमेन पूछा है, तो डोमेन का मतलब आपको x वैल्यू क्या क्या मिलेगी, x बराबर आप 8 - 2y लिख सकते हो। n नेचुरल नंबर है, जैसे ही आप y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 6। रिलेशन ऑन n है, n है, इसका मतलब आप जो भी वैल्यू लोगे वो किससे होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए और मिलना भी नेचुरल नंबर चाहिए। वैसे भी अपने ऑप्शन में सारे नेचुरल नंबर, ये तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमें क्या पूछा है कि इसमें डोमेन पूछा है, तो डोमेन यानी x की वैल्यू पूछिए। y की वैल्यू अगर आप क्या पुट करते हो, y की वैल्यू 1 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। y की वैल्यू 2 पुट करते हो तो x की वैल्यू आपको 4 हो जाएगी। 3 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। 4 पुट करते 0 हो जाएगा, 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो x की वैल्यू क्या क्या मिलेंगे आपको, x की वैल्यू 642 या 246 मिलेंगे। तो 246 आपका क्या जाएगा, डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो ये कोई टावर है, ये इसकी हाइट है और इसकी जो छाया है, शैडो है, वो हाइट का कितना है 1/√3 टाइम्स है, ठीक है। देन द एंगल ऑफ इवोल्यूशन मैंने कह दिया मान लो थीटा है, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूले से लिखोगे तो h/1/√3 × h, ठीक है। और एस एस कैंसिल तो √3 आ जाएगा, √3 अब एस एस कैंसिल हो √3, रूट कब होता है tan3 tan 60 √3 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। जब भी हाइट ज़्यादा हो
और ये छाया छोटी हो तो उन्नयन कोण 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, और 90 डिग्री होगा नहीं, तो 45 डिग्री से ज़्यादा है तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एग्जाम का, इस पेपर का। इफ x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ, अगर ये x माइनस टू फैक्टर है तो इसका मतलब x माइनस टू अगर कोई फैक्टर होता है तो x बराबर टू, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो टू को अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर ही है क्या, एक्स स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इंटू टू माइनस टू ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो 4 प्लस 6a माइनस टू ए इक्वल टू जीरो। इसको और सोल्व किया तो 4 प्लस 4a इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू -1, 4a इक्वल टू -4, a इक्वल टू -1। ए की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। तो कुल मिला के पेपर इजी था। धन्यवाद।